अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 2 रुपये स्पेशल रिपोर्टर्स बेंच आपके सामने हाजिर है। नाजरीन, इमरान खान साहब की जानशीनी के हवाले से बहुत सी खबरें चल रही थी, लेकिन अब पहली बार उनके ख़ानदान में से, उनकी फैमिली में से एक बड़ा दावा सामने आया है। वो क्या है, उसके ऊपर आगे चल के बात करते हैं। और इसके अलावा जस्टिस डोगर साहब ने थोड़ी सी वजाहत की है ईमान मजारी के हवाले से। लाहौर हाई कोर्ट बार ने तो उनकी बरतरफी का मुतालबा कर दिया, जिसके बाद उनको एक वजाहत करनी पड़ी। उस वजाहत थोड़ी सी आपके सामने रखेंगे। साथ ही साथ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एक बार फिर अपनी मजबूरी और बेबसी का इजहार किया है। अब वो किस मामले पे मजबूर हैं, किस मामले पे बेबस हैं, वो थोड़ा सा आपके सामने डिस्कस करेंगे। और आगाज़ करते हैं हम नाज़रीन सैलाब से। बशारत राजा साहब से हम पूछेंगे, सैलाब ने राय साहब अपर पंजाब में, सेंट्रल पंजाब में सैलाब आया को 10-15 दिन पहले, और अंडरस्टूड था, एनडीएमए पीडीएमए सब लोग खुद बता रहे थे कि ये यहाँ से होता हुआ जनाब पांचनद जाएगा, जहाँ 5 दरिया इकट्ठे होते हैं, जनूबी पंजाब से होता हुआ फिर ये सिंध की जानिब जाएगा, बारिशें बहुत एरिए में होंगी, सारा कुछ वो बता रहे थे। इसके बावजूद वहाँ पे जो जनूबी पंजाब में तबाही मचना शुरू हुई है। मतलब ठीक है कि वो रात गए तक एफर्ट्स कर रहे हैं बचाने की, लेकिन जब सैलाब आया, जो तबाहकारियाँ उसकी हुई, और पता भी था कि इंडिया से पानी आना है, हमारे अपने डैम्स भर रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, तो जिस लेवल का अरेंजमेंट ऑलरेडी पहले से जनूबी पंजाब में होना चाहिए था, वो शायद होता, वो उस तरीके से नज़र नहीं आया। या तो पब्लिक ने गवर्नमेंट से ताउन नहीं किया घर खाली करने पे इन मामलात में, जहाँ उन्होंने कर दिया तो सेंट्रल पंजाब में, अपर पंजाब में, वहाँ भी उन्हें कोई ख़ास मिला किसी को कुछ नहीं रिलीफ उस अंदाज में। मतलब आप ये क्या पीडीएमए पंजाब गवर्नमेंट और ये चीज़ें नाकाम हुई हैं सैलाब को कैटर करने में, या फिर मतलब हम लोग गलत चीज़ें फैला रहे हैं, या मीडिया में कुछ चीज़ें उस तरीके से हाईलाइट नहीं हो पा रही जो गवर्नमेंट स्टेप्स ले रही है। वैसे तो पूरी पुलिस वाले, हुकूमत सारी आपको कश्तियों में, रेडों के ऊपर ये सरकारी मशीनरी नज़र आ रही है, और बाज़ों का देख तैर के आते हुए बंदे को ट्यूब फेंक के बचाया जा रहा होता है वो बाज़ों का एक ही बाबे को 4 दफ़ा पानी से निकाला जा रहा होता है ये क्या चीज़ें हैं? सब जरा इसके ऊपर रोशनी डालें जल्दी जल्दी, फिर अगली स्टोरी पे चलते हैं क्योंकि बारिश भी शुरू हो गई। बहुत शुक्रिया ज़ुल्करनैन इकबाल साहब। आपको मालूम है कि जिस तरह आपने इंट्रो में बात की कि सेंट्रल पंजाब, अपर पंजाब में 10 रोज़ पहले कबल सैलाब ने हिट किया था, और 10 रोज़ के बाद साउथ पंजाब में ये सैलाब पहुंचा है। तो जो पंजाब गवर्नमेंट है, मैं समझता हूं कि मुकम्मल तौर पर वो नाकाम हुई है। अब देखिए, मीडिया से मुकम्मल तौर पर आपने ब्लैक आउट कर दिया है। साउथ पंजाब में जो तबाही बची है, सैलाब ने मचाई है, उसको मुकम्मल तौर पर मीडिया से ब्लैक आउट, रिपोर्टर्स को मजबूर किया जा रहा है कि आप पंजाब हुकूमत की तारीफ और तौसीफ करें। भाई क्यों पंजाब हुकूमत की तारीफ और तौसीफ करें? ये 90 की दहाई नहीं है ज़ुल्करनैन इकबाल साहब। आज सोशल मीडिया का दौर है। आप कोई एक बात करते हैं तो अगले ही लम्हे पलक झपकते वो सोशल मीडिया के थ्रू वो खबर आप तक पहुंच जाती है। मैं आज देख रहा था कि साउथ जलालपुर पीरवाला में एक ऐसा बुजुर्ग, वो बहावलपुर से बुजुर्ग आया हुआ था, वो रो रहा था। उसने कहा कि मेरी बेटी है यहाँ पर शादीशुदा, उसकी 2 बच्चियां हैं, और मैं 2 लाख रुपए लोगों से मांग मांग कर, भीख मांग कर यहाँ लाया हूँ ताकि मैं कोई कश्ती, प्राइवेट कश्ती हायर करूं और फिर मैं अपने बच्चों को वहां से बाहर निकालूं। मौजूदा अब देखे सैलाब आने से कबल यहाँ पर एक नोटंकी चल रही थी। वो नोटंकी क्या, मरियम नवाज का अब जो पिछले 2024 से लेकर अब 1.5 साल की हुकूमत को, उसकी सारी अब वो तारीख उठा कर देखे, वो हमेशा नोटंकी करती रही। कभी किसी अपनी सोशल मीडिया टीम को साथ लेकर वो ये बताती, वो टिकटॉक पर, वो ट्विटर पर, वो सब कुछ करती। वो पंजाब की माँ बनी हुई थी मरियम नवाज, दावा तो उसकी यही था ना, मैं पंजाब की माँ। वो देखिए, वो कहती कि हमारी बड़ी जबरदस्त किस्म की गुड गवर्नेंस है जी, पंजाब पूरे में सैलाब ज़र है। वो कह रही थी कि मतलब पंजाब में दूध और शहद की नहरें बह रही है, मैं इतनी अच्छी गवर्नेंस कर रहा हूँ। गुजरात आज तक 10 दिन हो गए, गुजरात अभी तक खुश्क नहीं हुआ, पूरा गुजरात अभी तक डूबा हुआ है। आपका कसूर, आपका सियालकोट, आपका अपर पंजाब, लाहौर, ये सारा, और 10 दिन के बाद वो सैलाब पहुंचा सियालकोट में। तो मैं मतलब 1-2 दोस्त हैं, उनसे राब्ते में हूँ, तो सियालकोट में ऐसा जब भी वो नहीं, वो खुश्क हो गया, वो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, वो खुश्क हो गया है। लेकिन जब सैलाब आया तो सियालकोट डूब गया था ना। अब देखिए साउथ पंजाब में, वहां पर लोगों को खाने के लिए लाले पड़े हुए हैं यार। वहां पर लोगों का, अब देखिए जो जिम्मेदार होता है
उसका सबसे बड़ा असासा क्या होता है? गरीब लोगों का असासा क्या? उन्होंने जानवर रखे हुए हैं, भैंसें रखी हुई हैं, गाय रखी हुई हैं, फसलें हैं, वो सब कुछ उजड़ गया, लोग घरों से बेघर हो गए। तो यहाँ पर आप प्रिंट मीडिया में और फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखा रहे हैं कि सब अच्छा है। आज जंग ग्रुप ने जो सुपर लीड छापी है वो पंजाब के, जनूबी पंजाब के तबाही के बारे में छापी है। एक तो शरीफ खानदान को जनूबी पंजाब के हवाले से खास किस्म का उनके अंदर खुन्नस पाया जाता है। वो जनूबी पंजाब को ये नहीं समझते कि ये पंजाब का हिस्सा है। वो कहते हैं जनूबी पंजाब वाले जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट देते हैं, वो कृषि को वोट देते हैं, वो गिलानियों को वोट देते हैं, वो फलां को वोट देते हैं। जनूबी पंजाब से हमें वोट नहीं मिलते। उनका फोकस अपर पंजाब। अब देखिए 2024 के इंतखाबात में न सिर्फ पंजाब से बल्कि पूरे मुल्क से, क्रॉस द बोर्ड पूरे मुल्क से मुस्लिम लीग नून का क्रियाक्रम हो चुका है। अब उनका वो लाहौर से भी मुस्लिम लीग नून दफन हो चुकी है। इन्हें एक शायद ये भी वजह हो सकती है, इन्हें पता है कि लोगों आवाम के साथ हमारा जुड़ना नहीं है जी, हम आवाम के साथ क्यों बैठे, मिल बैठकर हम आवाम के साथ क्या करेंगे, हम उनके दुख दर्द क्यों बांटे। इन्हें पता है कि हमने पॉलिश करनी है और हम बूट के तस्वीर के साथ लटक कर असम्बली पहुंच जाएंगे, शायद ये भी वजह हो सकती है। लेकिन मरीम नवाज बुरी तरह से एक्सपोज हुए। देखिए इरादे दो तरह के होते हैं। हज़रत अली का कौल है कि मैंने अल्लाह को अपने इरादों के टूटने से पहचाना। इरादा एक होता है लेकिन दो तरह के होते हैं, उसके दो तरह के इरादे होते हैं। एक इरादा वो होता है जो इंसान करता है और कहता है कि मैं इसको अल्लाह पर छोड़ देता हूँ, अल्लाह ताला जिस तरह अल्लाह को मंजूर होगा वही होगा। एक इरादा वो होता है इंसान करता है, कहता है कि मैं ये करूंगा। हर दो सूरत में अल्लाह ही उसे कबूल करता है। लेकिन इंसान जब इरादा करके अल्लाह पर छोड़ देता है ना, तो फिर अल्लाह ताला उस इंसान की मर्जी के मुताबिक वो करता है। जब इंसान कहता है ना मैं करूंगा, तो फिर अल्लाह कहता है कि चल तू दिखा कर। ये जो इन्होंने तदबीर बनाई थी, तदबीर अल्लाह ताला की हतमी कर होती है। ये तदबीरें बनाते रहे कि हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोने के साथ लगाना है जी, दीवार के साथ लगाना है। आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उन्होंने इस्तीफे दिए, ये उनके पीछे पीछे लगे हुए, उनकी मिन्नतें कर रहे हैं कि ना जाओ जी, सानू छोड़ के ना जाओ तो जनाब। इनका हर चीज दांव पर लग चुकी है। चले हम सलाम मुतासरीन के लिए तो हम दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला उनकी ख्याल करे, अल्लाह ताला उन्हें बचाए। हम अल्लाह ताला की किसी आजमाइश के काबिल नहीं है जी, हम ये बोझ नहीं उठा सकते। आज जनूबी पंजाब में जो सिचुएशन है जी, अब सोशल मीडिया पर जो है, टीवी पर तो ब्लैकआउट दिखाया जा रहा है सारा, सोशल मीडिया पर जो है, मैं अभी जमशेद रजवानी साहब को देख रहा था, वो मुल्तान से सीनियर साफी है, रिपोर्टिंग करते, उन्होंने जो नक्शा खींचा है यार, वो सुनकर इंसान का दिल दहल जाता है, टुकड़े टुकड़े हो जाता है इंसान की। इतनी तबाही आई हुई है साउथ पंजाब में। अल्लाह ताला उनके मुश्किलात को दूर करे। अच्छा राय साहब आगे आते हैं, थोड़ा सा ये डोगर साहब के हवाले से बात कर लें, फिर पहले शहबाज शरीफ साहब को ना जिक्र कर लें। हाँ, शहबाज बात हो रही है जी जी। ये शहबाज शरीफ साहब किस मामले पे मजबूर हुए हैं और क्या उनका बेबसी किस बात की है? अच्छा, शहबाज मुतासरीन को क्या वो रिलीफ देने के हवाले से बेबसी है या मतलब क्या? आप देखें जी, शहबाज शरीफ साहब जब से ये जो हुकूमत उन्होंने संभाली है ना, ये हर मामले में मजबूर रहे हैं। ये मजबूर और बेबस वज़ीर आज़म, इनके पास अख्तियार कोई नहीं है। सैलाब के जो सैलाबज़दा जो इलाके हैं, उन्होंने जनाब ये स्टोरी पब्लिश हुई है डन में, उन्होंने कहा जी कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी टीम को कहा कि जी IMF की मिन्नतें करें कि हमने सैलाबज़दगान के जो इलाके हैं उन्हें बिजली का रिलीफ। इतनी मजबूरी यार, इतनी बेबसी, इतनी बेकसी, आपके पास अख्तियार नहीं तो आप क्यों किसको छोड़ नहीं देते यार? सर मुझे एक बात बताएं, यहाँ पे आप गलत बात कर रहे हैं। क्या? शहबाज शरीफ की जगह किसी और को लाके बिठा दें। हाँ, एक मिनट, जब आपकी सारी इकोनॉमी, सब चीजें, बजट, एक एक चीज आपकी IMF तय कर रहा है, तो वज़ीर आज़म आप किसी को भी बना के बिठा देना, इमरान खान को भी बिठा दें, आप खुद भी जाके वज़ीर आज़म की सीट पे बैठ दें, आप नहीं दे सकते रिलीफ। इतना अख्तियार यार, बिजली के बिलात का इतना अख्तियार तो इंसान को होना चाहिए ना, वो कर दे ना, सर करके बता दे यार कि हमारे इलाकों में आफत आई हुई है यार, सर करने के बाद आया हुआ है, ये तो नहीं है ना। आप अपने लिए देखिए मेरी बात, IMF ने यार, IMF मुझे ये बताए, IMF शर्त लगाई है कि इनकी पेंशन बंद करें, ये शर्त लगाई हुई है कि जो रिटायर्ड होते हैं, आप अपने फायदे के लिए उसको नहीं करते। आपने असेंबली में इमरान की तनख्वाह बढ़ानी हो तो IMF से पूछे बगैर बढ़ा सकते हैं। आपने उनको असेंबली में इमरान को जो अपने वज़रा हैं उनकी तनख्वाहें बढ़ानी है, उनकी मुराद बढ़ानी है, उनको टिकट देने हैं, उनके घर की तज़ीन और आश करनी है, वो कौम का पैसा आप बगैर पूछे कर देते हैं यार। और ऐसे मेरी बात सुने, IMF आपको लगता है कि मेरा और आपका आवाम का वेलफेयर का इदारा है? यार वेलफेयर का इदारा नहीं है ना। सुना करें। हाँ। IMF ने हमेशा बिजली महंगी कर दो,
गैस महंगी कर दो, पेट्रोल महंगा कर दो। हमेशा जो पब्लिक की इस्तेमाल की चीजें हैं ना, जो आवाम इस्तेमाल करती है, IMF ने हमेशा उसी को डांग दे के कहा है कि इन्हें तोड़ के रखो। IMF ने कभी ये नहीं कहा कि जी ये अरकान असम्बली की तनख्वाह कम करें, इनकी मराद वापस करें, फजूल खर्चियां कम करें। IMF तो शिबाज भी काम करे ना, इतने बेबस है शिबाज। IMF का कहा उन्होंने IMF के पास जाए, IMF को छोड़े शिबाज। एक तरफ कहा एक तरफ कहा जाता है कि पूरी वफाकी काबीना शुरू में बताया गया था तनख्वाह नहीं लेगी, ठीक है, फिर उनकी तनख्वाह में 9 गुना इजाफा भी हो जाता है। अब मैं ये काम ना लेने वाली तनख्वाह में, मैं यही कह रहा हूँ, इस पे IMF कभी नहीं अब बोला। शहबाज शरीफ ये काम करे, अगर उनके पास अख्तियार है, वो बेबस नहीं है, मजबूर नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के यहाँ पर 25 जजेस बैठे हुए, हाँ जी, कम बेश 30 लाख रुपया हर जज महीना ले रहा है। हाँ 26-27 लाख रुपया ले रहा है ना, एक माह की इनकी सैलरी काट ले। और जो आप वज़ारत दफा को बजट दे रहे हैं ना खरबों के हिसाब से, वहां से बजट काट ले आप, और उनकी सैलरी काट ले जनाब एक माह की, और कहे कि हम सलाबजद खान को दे रहे हैं। इतने तो कर सकते हैं, ये तो उनके अख्तियार में है ना। मैं एक रिक्वेस्ट करनी है ना, तो तरीके की करें। हाँ, आप पूरी सरकारी ब्यूरोक्रेसी, एक PM से लेके नायब कासिद से लेके जो ग्रेड 1 का ग्रेड 2 का होता है, ग्रेड 22 तक के अफसरान साहब को ये कहेंगे भाई थोड़ी बड़ी मेहरबानी, तुसी तनख्वाह ना दो, तुसी जो उतली कमाई है ना वो 1 महीने दी दे दो। ये हो सकता है उतली कमाई, ये बात सही है, ठीक है, तनख्वाहों पे ना जाए, तनख्वाहों से कुछ नहीं है ना। तनख्वाहें सर उन्होंने डैम में भी दे दी थी, डैम फंड में भी। मसला ये है कि उतली कमाई के ऊपर कमाई देते, ये बात मुझे याद है, आपके इस बात से इत्तेफाक करता हूं। रहमान मलिक साहब के दौर में एक दफा पता नहीं क्या हुआ था, तो कराची पोर्ट ट्रस्ट MGM के पास होता था उस वक्त। वहां से गवर्नर सिंध होता था इशरत उल इबाद खान, वो पता नहीं किसी मामले के ऊपर वहाँ कुछ चंदा इकट्ठा करना था, तो KPT से उनको 10 लाख रुपए की फंडिंग हुई। अच्छा, कराची पोर्ट कासिम, हाँ जी, पोर्ट ट्रस्ट से, KPT से कासिम पोर्ट कासिम अलग है। अच्छा लगता है। अच्छा, वहां से जनाब पोर्ट से 10 लाख रुपए का चंदा आया, पता नहीं सैलाब था कि क्या था, किस चक्कर में। उस वक्त अखबारों में खबरें लग रही थी कि वहाँ एक दिन की जो करप्शन होती है वो 4 करोड़ रुपए होती है। तो चंदा वहां से 10 लाख रुपए आ रहा है, करप्शन वहाँ 4 करोड़ की हो रही है। इसलिए मैंने कहा उतनी तनख्वाह जो उतनी है ना कमाई, ये करें ना यार। ये एक और बात है जुल्करनैन भाई, मैं आज एक सुबह एक सोशल मीडिया पर देख रहा था, जनरल बाजवा के जब ये इमरान खान साहब का दौर था, तो उस वक्त भी सैलाब आया था आखिरी दिनों में। तो जनरल बाजवा साहब किसी सैलाब के इलाके में दूर दराज गए, तो वहाँ पे टीम के साथ खड़े होकर एक कह रहे हैं जी हम जो सैलाब ज़दगान हैं, बेघर हुए, उन्हें घर बना कर देंगे। अभी तक हमें कुछ तक को बयान नजर नहीं आया। सर वो जिनका काम है वो बयान दे रहे हैं, हर बंदे का तो काम नहीं है। खैर, अच्छा आते हैं जरा वो इमरान खान साहब की जानशीनी वाले मामले पे। जस्टिस डोगर मैं कहता हूँ पहले काम है, फिर इमरान खान साहब और मौलाना फजल रहमान साहब को इकट्ठा मिलाते हैं। तो सियासी चीजें चल रही हैं, पहले मिला दें जी, चलें ठीक है। मौलाना साहब ने क्या फरमाया जरा वो। अच्छा, मौलाना साहब अरसे से मौलाना फजल रहमान साहब, आपको पता है कि वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट को अपने सिंगों पर रखते हैं, वो बयानात देते रहते हैं हमेशा। आज उन्होंने एक नया ताज़ा तरीन, लेकिन उनके खाली बयानात ही होते हैं ना, ये मसला ये बात है ना। आज उन्होंने एक और ताज़ा तरीन बयान दिया है, फौज लड़कर कारनामा सर अंजाम देती है तो ये ही तो हमें मतलूब है, हिंदुस्तान को फतह करने तक रहो, अपनी कौम को फतह करने के ख्वाब छोड़ दो, इंतखाबात में दांधियाँ करने नतीजे बदलने से दूर रहो। मौलाना फजल रहमान साहब का बात यही है आपकी, वो बयानात देते हैं और वो कहते हैं कि मैं अवाम की वो पल्स जो होती है, नब्ज़ होती है, उसके मुताबिक बयान देते हैं। और फिर उनकी सियासत का जो महवर है ना, वो वसूली होता है, वो वसूली करते हैं। अब जो बात सामने आ रही है वो ये है कि 27वीं तरमीम को पता है आपको कि उसकी आमद की खबरें मार्केट में हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के हवाले से भी खबरें हैं कि वो वोट देंगे, लेकिन ये खबर भी है, मोहम्मद मालिक साहब ने खबर की थी कि मौलाना फजल रहमान को इस मामले में राज़ी किया गया, ऑन बोर्ड लिया गया है और उनको कुछ देने का वादा किया गया, प्रॉमिस किया गया उनसे, जिस पर मौलाना फजल रहमान 26वीं आईनी तरमीम पर भी इसी तरह। मौलाना फजल रहमान हर दौर में उनकी सियासत जो है वो वसूली। अब देखिए, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक में एतमाद हुआ तो मौलाना फजल रहमान सफ़े अव्वल का किरदार अदा कर रहे थे, बाद से मुकर गए जी। उन्होंने सारा कुछ बाजवा पर डाल दिया कि ये बाजवा का प्लान था, मनसूबा था, हमने उसके कहने पर वोट दिए। और अपने बेटे को उन्होंने वज़ीर तामीरात बनाया, और जिस पर इस वक्त नैब में कैसे चल रहे हैं मुआसलात, जिसका इस वक्त नैब में कैसे चल रहे हैं, उनकी सारी सियासत का जो महवर है ना वो वसूली है। अब की बार भी वो बयान दे रहे हैं, और जिस जहाँ पर मौलाना फजल रहमान साहब असल में रखते हैं खुंडी छुरी, जिथे लग गई ना उसे ज़बा कर देता। अच्छा बार मेरा ख्याल है वो कुंडी चोरी रख के ज़िबा करने से डराते हैं और सही पैसे लेके निकल जाते हैं।
रिबा नहीं करते वो। बहरहाल अब आते तो जरा करते हैं। आखिरी स्टोरी की तरफ। इमरान खान साहब की जानशीनी के हवाले से उनके कज़न ने, उनके कज़न, उनके बहनोई बहनोई जो, और उनके मुखालिफ अब्दुल सबसे बढ़ हफीज, के न्याजी, हफीज न्याजी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब ने अपनी साली अलीमा खान साहिबा को वज़ीर आज़म करार दिए। हाँ, उन्होंने कॉलम का नाम है वज़ीर आज़म अलीमा खान खान लिखा है। अच्छा, वो बहुत तफसील से उन्होंने कॉलम लिखा है। मैं उसका आखिरी 2 पैराग्राफ है वो पढ़कर, अच्छा आपको पता है जुल्करनैन भाई कि काफ़ी अरसे से इमरान खान साहब की जानशीनी के हवाले से खबरें चल रही थी। कभी कोई इमरान सईद का नाम ले रहा था, कभी कोई किसी का नाम ले रहा था, कभी ये कह रहा था कि इमरान खान साहब जानशीन का ऐलान करेंगे, कोई कह रहा था अलीमा खानम। पिछले कॉलम में भी उन्होंने अलीमा खानम की जानशीनी के हवाले से बात की थी। अब वो क्या कहते हैं, अलीमा खानम को 2 साल से मीडिया एक्सपोजर मिलना, सख्त बयानियाँ आम करने की सूरत का मौजूद होना, चंद नागुफ्ता बेवाक़ियात का रुनमा होना, क्या कोई मेहरबानी भी शामिल है। कोई एक शकूक का इजहार भी कर रहे हैं, ठीक है, कि जिस तरह वो कह रहे हैं कि अलीमा खानम को मीडिया में जो पेजराई मिल रही है, सारा कुछ हो रहा है, डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। आगे वो कहते हैं ये तय करना मुश्किल ऐसे हालात में बरकत और सोशल मीडिया का अलीमा खानम पर एतमाद फितरी अमल था। एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ बारे जो भी अमूमी रवैया अपनाया, ये बड़ी जबरदस्त खबर है उनकी। एस्टेब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ बारे जो भी अमूमी रवैया अपनाया, जो स्कीमें बनाई, एक भी कारगर साबित नहीं हुई। अब भी जिस तदबीर में मसरूफ, खदशा इतना कि उल्टी पड़ने को है, भयानक नताइज निकलेंगे। वो ये कहते हैं, आगे वो कहते हैं कि अल्लाह ताला इमरान खान को उम्र खिजर अता करे, तुरोमंद एथलीट, अगली कई दहाइयों तक जिस्म और दिमाग ने नौजवान रहना है। बिलफर्ज अल्लाह ना करे इमरान खान साहब सियासत में वापस नहीं आते या किनारा कशी करते हैं तो अपनी सियासत के हकूक मलकियत बनफ्स नफीस वो अपने पास सके। वो कहते हैं कि अगर वापस आते तो वो पा सकेंगे, किसी को नहीं देंगे किसी सूरत में। खुदा न खास्ता अगर इमरान खान अपना सियासी सफर जारी न रख सके तो चंद साल बाद हलीमा बीबी की क़यादत में तहरीक इंसाफ को किरदार हर सूरत मिलेगा और अलीमा खानम वज़ीर आज़म होगी। फिलहाल पार्टी की क़यादत जो है उसका, पार्टी की क़यादत का हुमा उनके सर पर बैठ गया है, ये कहना था उनका जनाब। उसकी वजह क्या है जुल्करनैन साहब? उसकी वजह यह है कि अलीमा खानम हर वो बात बाहर आकर मीडिया से करती हैं जो इमरान खान साहब उनको बताते हैं। वो बगैर लगी लिपटी के सारा कुछ सियासी खातून है ना, मिन बयान करती हैं। और उनका स्टांस जो है शुरू से ही बड़ा सख्त है, सख्त मौक़िफ़ है। वो जेलों में जाने से नहीं डरती, वो कहती हैं कि हमें गिरफ्तार कर लो। वो गेंटू वहाँ पर सर बात यह रहे सब, बाकी सारे लोग हैं सियासतदान जी या वकील हैं, ठीक है, वो ये देखते हैं कि अच्छा यार मैं जेल चला गया तो पिछों की होएगा, अंदर फैंटी भी लगेगी, ये भी होएगा, वो भी होएगा। अलीमा खान साहिबा का केस डिफरेंट है। अलीमा खान साहिबा कहती है मेरा भाई अंदर है, ठीक है, और बाप के बाद भाई छोटा भी हो तो बहनों का सहारा होता है। बिल्कुल ऐसे, जिस उम्र में मर्जी आप पहुंच जाएं। तो वो बेसिकली अलीमा खान साहिबा का मामला सियासी है ना कानूनी है, उनका जज्बाती है, घर वाला मामला है। हाँ, फैमिली मैटर है। वो कभी भी चेयरमैन पीटीआई के लिए आज तक वो नहीं गई अडियाला जेल, वो यही कह रही हैं, वो हमेशा जाती हैं अपने भाई इमरान खान के लिए, ठीक है। उनका भाई उनको जो कहता है वो आगे बाहर एडिट बता देती हैं। ना वो पॉलिटिशियन है कि उस पर तरमीम करें या अपनी मर्जी से कुछ चीज़ आगे पीछे करें। यही वजह है कि हमेशा अलीमा खान की बात पे वर्कर्स भी एतमाद करते हैं, सोशल मीडिया भी एतमाद करता है। वो लगे लिपटे नहीं रखती, ना वो कंप्रोमाइज होती हैं। उनका एक ही कंप्रोमाइज है, मेरे भाई को बाहर निकाल दो, उसके बाद देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही, और यही बात उनकी सारी बातें, उनके सारे विजिट, उनकी हर चीज भाई से शुरू होती है, भाई के ऊपर आगे खत्म होती है। और वो भाई के लिए ना, वो हमने खुद अपनी आंखों से देखा, आंसू गैस की शेलिंग हो रही हो, वो वहाँ खड़ी होती हैं, वो भागती नहीं है। एहतजाज कोई भी हो, वो गिरफ्तार हो जाए, हिरासत में ले ली जाए, वो एक अलग चीज़ है। वरना वो जहाँ का टारगेट दिया खान साहब ने कि सब ने वहाँ पहुँचना है, वो वहाँ पहुँचती जरूर है। चाहे वो डी चौक की कॉलेज जितनी आई हैं, जहाँ की कॉल आई है, अलीमा खान साहब आपको वहाँ नजर आएंगे। तीनों बहनें, बल्कि यार बाद में एग्जैक्टली तीनों बहनें पहुंची होती हैं। तो ज्यादा थोड़ा सा लीड उसको अलीमा खान साहब, इसी वजह से शायद हफीजुल्लाह नियाज़ी ने लिखा है कि जो वर्कर है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं, वर्कर हैं अक्रॉस द बोर्ड, वो अलीमा खानम पर एतमाद करते हैं। बिल्कुल, शायद इसी वजह से लिखा उन्होंने कि वही इस वक्त जानशीन है इमरान खान साहब की। और वो ये तो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं कि खान साहब ने आज तक हमेशा अपनी फैमिली को बड़ा दूर रखा पॉलिटिक्स से, और अभी भी शायद वो अलीमा खान साहिबा को जो मैसेज देते हैं इस वजह से देते हैं कि इसके अलावा कोई और चारा नहीं उनके पास। जी। अदरवाइज वो उनके बाकी मामलात बहाल अगर हो जाते हैं
तो शायद वो अलीमा खान साहब के थ्रू पैगाम देना भी बंद कर दें। यही लिखा फिजरुल नज़ीर साहब ने भी यही लिखा है कि वो उनके मामलात हुए तो फिर शायद इमरान खान साहब अपने पास सारा कुछ रखेंगे, वो किसी मुनासिब वक्त पर अपनी जानशीनी का ऐलान करेंगे। लेकिन फिलहाल क़यादत जो है ना इमरान खान की अदम मौजूदगी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का हुम्मा जो है वो अलीमा खानम के साथ बैठ चुका है, वो ये कहते हैं। अच्छा, एक जो खबर 1-2 मिनट में जो आज उन्होंने वजाहत जारी की है जी, जारी की है या अदालत में बोले हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब। बेसिकली लाहौर हाई कोर्ट बार ने करारदाद मंजूर की थी हाँ जी, और मुज़म्मती बयान जारी किया और उन्होंने ये कहा लाहौर हाई कोर्ट ने बार ने कि सरफराज डोगर साहब का रवैया इंतहाई गैर मुनासिब था, इनके खिलाफ फौरी तौर पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल सख्त तरीन एक्शन लेते हुए और एक खातून वकील के खिलाफ जो रवैया अपनाया गया इनको ओहदे से बरतरफ किया जाए। ये हाई कोर्ट बार का मुतालबा आया था लाहौर का, जहाँ से उनका पेरेंटली ताल्लुक है सरफराज डोगर साहब का, कि ज़ाहिर लाहौर हाई कोर्ट से वो यहाँ आए हैं, इस्लामाबाद के काबू हुए 6 महीने पहले जी। तो ये मुतालबा आया था जिसने बड़ा जोर पकड़ा और उसके बाद फिर सोशल मीडिया पे तनकीद जो हुई वो खुद हुकूमती हलकों ने भी इस बात को नापसंद किया कि एक जज को इस अंदाज में नहीं बोलना चाहिए था, इस तरह रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। और कितने कितने बंदयाल में याद करोगे, कितने कितने इजाजुल हसन याद करोगे। चले बहरहाल कोई नहीं, ये टाइम भी आना था। खैर अब डोगर साहब ने वजाहत दी है, उस पर उन्होंने कहा कि जी ईमान मुजारी मेरी बेटियों की तरह। 41 वकला ने भी यहाँ पर एक उनकी बयान जारी किया है, बयान दिया है जो बाकायदा तौर पर रिटन बिल्कुल सख्त। और उन्होंने अब डोगर साहब ने ये कहा कि जी मेरी बेटियों की तरह, तो मेरा मकसद बड़े के तौर पर उनको समझाना था, मैं उनको समझा रहा था, कोई मेरी ऐसी इंटेंशन। और ईमान मुजारी ने उसको कोट किया है जी, ईमान मुजारी ने ये कहा सुने पहले उनका बात पूर्ण, और वो उन्होंने ये मलबा डाला है मीडिया के ऊपर, हर बंदा साढ़े दी पाना है। वो कहते हैं कि जी बात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट करके पेश किया गया, इससे इतना बड़ा तूफान आया। तो वो बेहतर है कि ऐसी चीज के ऊपर ना तोड़ मोड़ के कहने के बजाय रिकॉर्डिंग जारी कर दिया करें, ताकि सारों को पता हो कि जी किसने चवल मारी। बिल्कुल दुरुस्त है। मतलब और ईमान मुजारी ने क्या कहा पता है आपको? ईमान मुजारी ने कोट करके कहा कि मैं किसी की, मैं प्रोफेशनल हूँ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना, मैं किसी की बेटी नहीं हूँ, मैं अदालत में बतौर प्रोफेशनल गई थी, बिल्कुल ठीक है, मुझे मेरी जगह पर हरास किया गया। अदालत के अगर बुनियादी हकूक है ना तो मेरे भी बुनियादी हकूक है, बात तो दुरुस्त है ना यार। बिल्कुल, वो ईमान मुजारी एक क्लाइंट की मुझे एक बात बताइए, अदालतों के बुनियादी हकूक कब से होने लगे? सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स हैं, आइन ये कहता है भाई स्टेट के फराइज होते हैं रियासत के, उसके हकूक नहीं होते। तो ये उन्होंने कहा ना बुनियादी हकूक है, ये तो जैसे डोगर साहब पूछे ना आप, फिर डोगर साहब 199 की खुद ही दरखास्त भी दायर कर दें, अदालत के बुनियादी हकूक मजरू हो रहे हैं। नाज़रीन इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।